नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, बिहार के 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। तो इस योजना के तहत हमारे श्रमिकों को, जो बिहार के श्रमिक हैं लगभग 15 लाख, इनको भी आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, साथ सरकार को भी यहाँ पर इससे लाभ होगा और श्रमिकों को भी लाभ होगा। सरकार श्रमिकों के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है, जिसमें जो 3,000 रुपये, हमने पिछले वीडियोज़ में बात भी किया था कि 3,000 रुपये उन्हें तो मिल ही रहा है, जो वार्षिक चिकित्सा अनुदान देने पर। ठीक है, यहाँ 3,000 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, जब सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको जोड़ देगी तो सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे संविधान के निर्माता, और इनकी जो 130वीं जयंती है वो पूरे देश में मनाई गई। और इस दिन को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है, भीम जयंती। और हर साल 14 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, और उनका जन्म 1928 में पुणे में, पहला जन्मदिन जो था उनका वो 1928 में पुणे में सार्वजनिक रूप से मनाया गया था। थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, क्योंकि इनके बारे में अगर यहाँ पर डिटेल नहीं देखेंगे तब तो पढ़ाई ख़राब है। ठीक है, देखिए, जन्म इनका नाम जो था भीवा रामजी सकपाल, इस नाम से हुआ था 14 अप्रैल 1891। मऊ में इनका जन्म हुआ था, MHOW। और आज जो इसका नाम है वो है डॉक्टर अंबेडकर नगर। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत में ये तब हुआ करता था, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, और आज जो है वो इनका जो जन्म स्थान है वो भीम जन्मभूमि डॉक्टर अंबेडकर नगर, इंदौर। ठीक है, जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर। अब यहाँ पर इनका अगर डाइट की बात करें, कब इनका देहांत हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में। और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल भी बनाया गया है, न्यू दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। रेस्टिंग प्लेस कहाँ पर है, चैत्य भूमि, मुंबई में। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, डॉक्टर अंबेडकर अपोज्ड आर्टिकल 370। इन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया था, जिसे अभी NDA सरकार ने 2019 में इसको हटा दिया। ठीक है, आर्टिकल 370, इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, इस समय जब ये आर्टिकल 370 जोड़ा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुमति के बिना, या इन्होंने विरोध किया था, तब इन्होंने देखिए क्या कहा था। उस समय ये कानून मंत्री थे। ठीक है, भारत के, आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या कहा था, देखिए, इन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला, उस समय जैसे आज जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं, इनके पिताजी शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला को अंबेडकर साहब ने क्या कहा, यू विश, आप चाहते हैं कि इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, सी शुड बिल्ड रोड्स इन योर एरिया। मतलब आप चाहते हैं कि भारत क्या करे, आपके बॉर्डर की रक्षा करे। आप चाहते हैं कि भारत आपके यहाँ रोड बनाए। आप चाहते हैं कि भारत आपको फूड ग्रेन्स की सप्लाई करे। आप चाहते हैं कि सब कुछ भारत करे और कश्मीर को क्या किया जाए, एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। मतलब कि भारत सरकार सब कुछ करे वहाँ पर, लेकिन जो भारत के लोग हैं उनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कश्मीर में। अभी तक यही तो था। आपके लिए क्या राइट थे वहाँ पर, आप ना ज़मीन खरीद सकते थे, ना वहाँ बस सकते थे, कोई भी राइट आपके पास नहीं थे उसके स्पेशल स्टेटस को लेकर के। तब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि यहाँ पर जो होना चाहिए वो कश्मीर को भी इक्वल स्टेटस होना चाहिए जैसे बाकी सभी प्रांतों के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जब इन्होंने मतलब भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं माने, इन्होंने 370 की बात, जो तब शेख अब्दुल्ला क्या है, नेहरू के पास गए। ठीक है, तब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर को उन्होंने नियुक्त किया बात करने के लिए। फिर बाद में वो सरदार पटेल के पास गए, और फिर इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने बोला कि नेहरू हैड प्रॉमिस्ड शेख अब्दुल्ला द स्पेशल स्टेटस। तब जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बताया कि यहाँ पर कि नेहरू बोल चुके हैं, सरदार पटेल को बताया। ठीक है, सरदार पटेल को बताया कि नेहरू बोल चुके हैं, शेख अब्दुल्ला को प्रॉमिस किया है उन्होंने कि आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है। थोड़ा सा और देखेंगे इनके बारे में। 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था दलितों के उत्थान के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? डिवोटेड टू स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड कल्चर एमंगस्ट यहाँ पर डाउन ट्रोडन। तो जो दलित लोग थे, जो वंचित लोग थे, उनके बीच में एजुकेशन के प्रसार के लिए इस सभा का गठन किया था। इनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया गया, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया गया 1930 में कलराम टेम्पल से, नासिक से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम गोलमेज सम्मेलन भी बोलते हैं, 1930 से 32 के बीच में तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस ने तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था गांधी-इरविन समझौते के बाद। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर ध्यान से समझना एक चीज़, 1900 जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में किस मुद्दे को लेकर के विवाद था? इसमें विवाद था पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के, दलितों के लिए। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल ना दिया जाए, जबकि अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसी मुद्दे को लेकर के ख़त्म हो गया था और कोई हल नहीं निकला। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1932 में ही क्या किया, उन लोगों ने पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए घोषित कर दिया। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है कि अगर कोई सीट दलितों के लिए आरक्षित है तो वहाँ पर केवल दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और याद रखना केवल दलित ही उनको वोट देंगे और कोई भी किसी भी जाति का सदस्य उनको वोट नहीं देगा। ठीक है, जैसे 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल मिला, तो अगर कोई सीट वो मुस्लिमों के लिए फिक्स है तो वहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और वो केवल और केवल मुस्लिम लोग ही उसको वोट देंगे। तो जब ये घटना हुई, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया 1932 में, तब गांधी जी उस समय कहाँ थे? उस समय गांधी जी जेल में थे, यरवता जेल में, और गांधी जी वहाँ पर आमरण अनशन पे बैठ गए। बोले कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा तो जो मेरा प्रयास है दलितों को समाज में एक उचित स्थान दिलाने वाला, वो पूरा प्रयास बाधित हो जाएगा। अगर दलितों को एक अलग से, हिंदू धर्म से अलग एक समूह मान लिया जाएगा तो क्या होगा कि वो हमेशा के लिए वो दलित ही रह जाएंगे, कभी उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। जबकि गांधी जी चाहते थे कि, उनका कहना था कि ये जो दलित हैं वो हिंदू समाज के ही अंग हैं, हमें लोगों को जागरूक करके उनको एजुकेशन दे करके उन्हें ऊपर उठाना है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मतभेद था। तो गांधी जी वहाँ पर आमरण अनशन पे बैठ गए। फाइनली पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा, और भीमराव अंबेडकर साहब ने वो गांधी जी की बात को मान गए। बोले ठीक है, जो अभी तक हम मांग कर रहे थे कि जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए वो ख़त्म करते हैं। गांधी जी ने कहा कि आप ज़्यादा सीट ले लीजिए। ठीक है, तो जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसमें 71 सीट दी गई थी दलितों के लिए। गांधी जी ने कहा कि आप 147 सीटों पे, जो प्रांत की सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ पर 147 सीटों पर दलितों को चुनाव के लिए खड़ा करिए। ठीक है, तो और केंद्रीय जो विधानसभा थी वहाँ पर भी सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। कुछ बातें और, 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया अपने फॉलोअर्स के साथ। अंबेडकर साहब का कहना था, ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये जाति व्यवस्था हिंदू समाज का अंग है, और अस्पृश्यता कहाँ से उपजी है? इस जाति व्यवस्था से ही अस्पृश्यता का उदय हुआ है। तो अंबेडकर साहब का कहना था, ना तो ये जाति व्यवस्था ख़त्म होगी, और जाति व्यवस्था इसलिए नहीं ख़त्म होगी क्योंकि हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का ही अभिन्न हिस्सा है। इसलिए अगर अस्पृश्यता से बचना है तो बेहतर होगा कि इस धर्म को ही छोड़ दो। ठीक है, फाइनली वो मजबूर होकर के बौद्धिज़्म को अपना लिया, बुद्धा एंड हिज धर्मा। बाद में उन्होंने उनकी एक किताब भी आई, बुद्धा एंड हिज धर्मा। 1990 में 1990 में भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल से 1990 से 14 अप्रैल 1991 वॉज ऑब्जर्व्ड एज ईयर ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय का वर्ष भी मनाया गया। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन आहार क्रांति मिशन का शुभारंभ करेंगे।
डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत करेंगे। इसमें क्या बातें हैं? यह पोषक संतुलित आहार की ज़रूरत और उपलब्ध स्थानीय फलों और सब्जियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपका आहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। इसकी ज़रूरत को बताने के लिए लोगों को, और आसपास में जो हमारे स्थानीय फल हैं, सब्जियां हैं, उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इस अभियान को विजय भारती मतलब विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स फोरम ने उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर के शुरू किया है। हमारे खाने का हमारे सोच विचार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मान के चलिए। कई बार आप ऐसा फील करते हैं कि आज बहुत हैवी खा लिया, बहुत जब हैवी खा लिया तो क्या सच में आपका कुछ काम करने या कोई मानसिक काम करने का मन होता है? आप फील करिए इस चीज़ को नेचुरली। ठीक है, भारत में कुपोषण, भुखमरी और बीमारियों की समस्या को सुलझाने के लिए आहार क्रांति मिशन तैयार किया गया है। भारत में अभी भी लगभग 20 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। एक तरफ भारत में जहाँ पर खाद्यान्न आधिक्य है, जो प्रोडक्शन होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश में ही 20 करोड़ से अब ज़्यादा लोग भुखमरी से पीड़ित हैं, क्योंकि कोविड-19 ने हमारे जो गरीब वर्ग है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, और तो इस वजह से आहार क्रांति मिशन लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यापकों को ट्रेंड किया जाएगा, जो इस संदेश को छात्रों, उनके माध्यम से उनके परिवारों और अंततः समाज तक संदेश पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, और ये जो आहार क्रांति मिशन है पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष घोषित किया है। इसको तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक पोषण ज्ञान के बारे में है। पोषण ज्ञान नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एक NGO है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ है, बिल गेट्स की वाइफ है मेलिंडा गेट्स, और व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के सहयोग से पोषण ज्ञान की शुरुआत किया है। पोषण ज्ञान की शुरुआत, यह स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स है। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स है। भारत में आज भी अभी भी बात किया हमने कि भारत खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद भी कुपोषण की समस्या का सामना कर रहा है। इसमें क्या होगा? पोषण ज्ञान के माध्यम से इसमें लोगों के व्यवहारिक जो व्यवहार है उनमें परिवर्तन करने के लिए ऐप मदद करेगा, ये जो पोर्टल है। और इसमें डिजिटल सामग्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास मंत्रालय और विकास संगठनों द्वारा यहाँ पर डिजिटल जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, बहुत खास नहीं है। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु ऐप इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा। ठीक है, यह जो ऐप है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा दुनिया भर के छात्रों जो धार्मिक विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, इनके बीच में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसी का एक हिस्सा है। नाम क्या है? लिटिल गुरु। आगे चलते हैं MCQs की ओर। बिहार के कितने लाख मजदूरों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 15 लाख श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हमने अभी बात किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था, 130वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन 130। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा आहार क्रांति मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा की गई? डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किसके द्वारा पोषण ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, परिवार और स्वास्थ्य नियोजन, WHO। तो इसकी जो घोषणा की गई वो नीति आयोग के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किस देश में लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो इसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।